दोस्तों, मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूँ आप सबके अपने YouTube चैनल लर्निंग गुरु पर। तो जैसे कि आप जानते हो, वीडियो की थंबनेल तो देख ही चुके होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई के बारे में। देखिए, मेरी बहुत अच्छी आदत मानो या बुरी आदत मानो, ये है कि मैं पहले बता देता हूँ कि मैं वीडियो में क्या बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको आरबीआई से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स बताऊंगा। और आरबीआई का मतलब क्या होता है वो अगर आप जानते नहीं हो तो आप देख लो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे केंद्रीय बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसके ऊपर अगर मैं बात करने वाला हूँ, इसके फैक्ट्स बताऊंगा, मतलब इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा और इसके फंक्शन भी बताऊंगा। अगर इस यूज देखा जाए इस वीडियो का तो किसके लिए है, तो अगर कोई स्टूडेंट भी है उसके लिए भी है, और कोई कॉमन पर्सन है जिसको ये जानने में इंटरेस्ट है, नया नया नॉलेज लेने में इंटरेस्ट है, और ये वीडियो उनके लिए भी है। और मैं चाहता हूँ कि लोगों को हर एक चीज का मतलब समझ में आए कि वो चीज क्या है, उसका काम क्या होता है। इसलिए हमारे जो वीडियोस भी होते हैं ना, वो इसी तरीके से होते हैं कि लोगों को इंफॉर्मेटिव लग सके। तो आप इस बात को याद रखिए और इस वीडियो को समझिए और देखिए आरबीआई होता क्या है। तो हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और हम आपको आरबीआई के बारे में बताना क्या करेंगे, चालू करेंगे। तो ये जो आप देख पा रहे होंगे, तो ये आरबीआई का लोगो है, आप देख लो, ये आरबीआई का लोगो है। आगे चलते हैं हम और बात करते हैं हम आरबीआई की स्टैब्लिशमेंट के बारे में कि आरबीआई की स्थापना कब हुई। तो आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि आरबीआई जो बनी है वो बनी है 1 अप्रैल 1935 को बनी है ये। ठीक है, लेकिन जिस एक्ट से बनी है आरबीआई का, जो एक्ट है रिजर्व बैंक का जो एक्ट है वो है 1934। बहुत सारे लोग इस बात में कंफ्यूजन होते हैं, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई। तो आप ये याद रखिए कि 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई है, लेकिन जो आरबीआई का जो एक्ट है वो कौन सा है आपका, 1934 है। जब ये बनाई गई थी ना, तो उस समय ये एक प्राइवेट शेयर होल्डर की बैंक के रूप में बनाई गई थी। मतलब ये जब स्थापित हुई तो एक बस बैंक थी जो प्राइवेट थी, और बाद में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट, और इसमें विद ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब इसका जो डायरेक्टर था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो इसके डायरेक्टर्स थे उनको अपॉइंट किसने किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। पर ये जब चालू हुई थी वो क्या थी, प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक के रूप में चालू हुई थी। ये बात याद रखिए आप। मतलब ये गवर्नमेंट की बॉडी थी, लेकिन ये पहले बैंक थी, कौन सी, प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक, जब ये बनाई गई थी। अब ये सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक है मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि इनके कुछ काम होते हैं देश के लिए, मतलब देश के लिए काम करने का काम करती है ये। सेंट्रल बैंक का मतलब केंद्रीय बैंक है। क्या है, द आरबीआई इज द सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। ये पूरे बैंकिंग सिस्टम का एक सेंटर है, मतलब पूरे बैंकिंग को चलाने का काम कौन करता है, आपका आरबीआई करता है, इसलिए इसे सेंट्रल बैंक भी कहा जाता है ऑफ इंडिया। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मॉनेटरी पॉलिसी एंड रेगुलेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। मतलब ये किन किन बातों के लिए जवाबदार है, तो देखा जाए तो ये भारत देश के लिए मॉनेटरी पॉलिसी भी बनाती है, और जो हमारा इंडियन बैंकिंग सिस्टम है, मतलब जितने बैंक्स हैं, जब का एसबीआई हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, पीएनबी जिसे हम बुलाते हैं, या एचडीएफसी वगैरह हो गया, जितने भी गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट बैंक है, उनके ऊपर रेगुलेशन करने का काम, मतलब नियंत्रण करने का काम भी कौन करती है, आपकी आरबीआई करती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, आपका सेंट्रल बैंक कहा जाता है। और आपको ये पता ही होना चाहिए कि एक सोल अथॉरिटी है, एक अकेली ऐसी अथॉरिटी है जो क्या करती है, इश्यू एंड मैनेज ऑफ इंडियन करेंसी, मतलब नोटों को छापने का काम जो करती है वो कौन करती है, आरबीआई करती है। आरबीआई के अलावा कोई भी और इंसान नोटों को छापने का काम नहीं कर सकता। इंडियन करेंसी को छापने का जो राइट दिया गया है वो किसको दिया गया है, बस रिजर्व बैंक को दिया गया है। तो ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंस फैक्ट है। आगे देखते हैं तो हम बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर के बारे में। तो जो आरबीआई का हेडक्वार्टर है, मेन हेडक्वार्टर जो है वो है इसका मुंबई में। कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर, मुंबई में अगर देखा जाए तो। लेकिन महाराष्ट्र में मुंबई में है, महाराष्ट्र मुंबई में। और इसके 4 जोनल ऑफिसेस है, मतलब 4 ऐसे जोनल ऑफिस है जो कहा है, चेन्नई में है, कोलकाता में है, दिल्ली में है और मुंबई में है। बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन ये भी रहा है कि जो आरबीआई है उसके जोनल ऑफिसेस कितने हैं और कहाँ-कहाँ है। तो इसके 4 जोनल ऑफिसेस है, और जो कहा है, चेन्नई में है, कोलकाता में है, न्यू दिल्ली में है और कहाँ पे है, मुंबई में है। और इसके 19 रीजनल ऑफिसेस है जो इंडिया के अलग-अलग सिटीज में दिए गए हैं। अब ये याद रखिए कि आरबीआई का जो मेन हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र में है। 4 इसके जोनल ऑफिसेस है जो चेन्नई, कोलकाता, न्यू दिल्ली और मुंबई में है, और इसके 19 रीजनल ऑफिसेस है। इतनी चीज आप याद रखिए। दूसरी चीज, जो गवर्नर वर्ड यूज किया जाता है, तो आपको पता है जो आरबीआई का हेड होता है वो कौन होता है, गवर्नर होता है। और गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। मतलब भारत सरकार ही उसका क्या करता है, नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है, तो गवर्नर की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। और ये गवर्नर क्या करता है,
तो गवर्नर का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो इसका काम होता है, वो होता है मैनेजमेंट करना और डायरेक्शन देना। किसको? बैंक्स के फंक्शन को लेकर। मतलब बैंक को किस तरीके से काम करना है, बैंक के कार्यों का प्रबंधन करना और उनको निर्देशन देने की जिम्मेदारी किसकी होती है? आपके गवर्नर की होती है। मतलब बैंकों को कैसे काम करना है, रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में जो काम बताने का करता है, वो कौन करता है? आपका गवर्नर करता है। और गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत सरकार करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। ये बात आप याद रखिए। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। आपने कभी ना कभी एक वर्ड सुने हो, अगर आप कॉमर्स फील्ड से हो या फिर आपने देश में थोड़ा सा भी जानते हो या देश की इकोनॉमी से रिलेट करते हो खुद को, तो आपने एक वर्ड सुने होंगे मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको मौद्रिक नीति कहा जाता है। तो जो ये मॉनेटरी पॉलिसी होती है, उसको बनाने का काम कौन करता है? तो आपका आरबीआई करता है। इसको फॉर्मुलेट करने का, बनाने का और इम्प्लीमेंट करने का, मतलब लगाने का काम कौन करता है? आपका आरबीआई करता है। ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाई क्यों जाती है? तो ये प्राइस को स्टेबिलिटी देती है। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब ऐसे समझिए, मैं हिंदी में आपको थोड़ा समझाता हूँ। आरबीआई वो भारत के लिए मौद्रिक नीति तैयार करती है और कार्यान्वित करता है, जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ाना है। क्यों मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है? तो आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए मूल्य में स्थिरता बनाए रखना जरूरी है। मतलब जो प्राइस है ना, वो ऊपर में भी नहीं जानी चाहिए और नीचे में भी नहीं जानी चाहिए, इसमें स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, या तो वो सीधे रहनी चाहिए। और ये करना बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए प्राइस में स्थिरता बनाने के लिए, मतलब प्राइस स्टेबिलिटी के लिए, मूल्य स्थिरता के लिए आरबीआई क्या बनाती है? मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, जिससे देश का आर्थिक विकास हो सके। और इसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है? तो मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए एक कमिटी बनाई जाती है, जिसको कहा जाता है मॉनेटरी कमिटी, जिसको शॉर्ट में एमपीसी के नाम से जाना जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो होती है, आरबीआई होती है रिस्पॉन्सिबल इन चीजों के लिए। और ये क्या करते हैं? तो ये दो रेट तय करते हैं। कौन कौन से दो रेट? नॉर्मली और भी रेट तय करते हैं, जिनमें से दो रेट होता है, एक होता है रेपो रेट और एक होता है आपका रिवर्स रेपो रेट। ये दोनों वर्ड समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? बहुत बार इनसे क्वेश्चन आया है। आप ऐसे समझिए, मैं एक नई स्लाइड ले लेता हूँ, वहां पे आपको बताता हूँ कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। एक होता है आपका रेपो रेट और एक होता है आपका रिवर्स रेपो रेट। तो ये दोनों टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप कहीं इंटरव्यू देने में भी जाओ और अगर आपने बोले कि मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि रेपो रेट क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो रेपो रेट में क्या होता है? आरबीआई होती है, सबसे पहले हमारी एक बैंक होती है आरबीआई, और हमारी अदर बैंक्स ले लो आप, ठीक है? अदर बैंक्स। तो जब आरबीआई इन अदर बैंक को क्या देती है? लोन देती है। क्या देती है? लोन देती है। जब पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आरबीआई बैंकों को क्या देंगी? लोन देंगी। और इस लोन पर वो क्या लेती है? इंटरेस्ट लेती है। एज ऑब्वियस बैंक आरबीआई भी इनसे इंटरेस्ट लेंगी। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो रेट ऑफ क्या होगा? इंटरेस्ट होगा, उसे कहा जाता है रेपो रेट। मतलब आरबीआई लोन जो देती है, इसको इन बैंकों को जो लोन देती है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लेती है, उस रेट को क्या कहा जाता है? रेपो रेट कहा जाता है, जिस रेट से इंटरेस्ट लिया जाता है। आरबीआई ने लोन दिया है किसको? अदर बैंक को, और इसमें जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा आरबीआई का, उसे क्या कहा जाता है? रेपो रेट कहा जाता है। तो रिवर्स रेपो रेट उल्टा होता है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, जो अदर बैंक्स होती है, जो अदर बैंक्स होती है, वो लोन किसको देती है? आरबीआई को देती है। लोन किसको दे रही है अब ये? आरबीआई को। मतलब उल्टा हो गया ना, रिवर्स केस हो गया। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, आरबीआई अदर बैंकों को लोन दे रही थी, लेकिन इस बार अदर बैंक क्या करते हैं? आरबीआई को लोन देते हैं, और इसके ऊपर क्या लगाते हैं? अदर बैंक क्या लगाएंगे? इसके ऊपर भी इंटरेस्ट रेट लगाएंगे। तो इसी इंटरेस्ट रेट को क्या कहा जाता है? रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। मतलब अगर आरबीआई उधार दे लोगों को और जिस रेट पर दे, वो आपका रेपो रेट होता है। लेकिन अगर आरबीआई खुद लोन ले अदर बैंक से, तो क्या लग जाएगा उसके आगे? रिवर्स रेपो रेट लग जाएगा, रिवर्स वर्ड लग जाएगा। ऐसे आप समझिए बात को। तो क्या आरबीआई क्यों लोन लेती है? आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आता होगा, क्योंकि आरबीआई तो खुद पैसा छापती है ना, तो आरबीआई को लोन लेने की जरूरत क्या पड़ी? तो हमने एक वर्ड पढ़े थे, प्राइस स्टेबिलिटी के लिए, कीमत में कोई उतार चढ़ाव ना आए, प्राइस फिक्स रहे और देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, आर्थिक विकास हो। इसलिए आरबीआई को बहुत बार ऐसे ट्रांजेक्शन करने पड़ते हैं, इसलिए आरबीआई लोन भी लेती है फंड को मैनेज करने के लिए, ठीक है? ऐसे समझिए। दूसरा, जो आप जानते हो, करेंसी इशू करने का काम, तो भारत में आरबीआई ही एक सोल अथॉरिटी है, अकेले अथॉरिटी है जो इशू करने का और मैनेज करने का काम करती है। किसको? इंडियन करेंसी को। इंडियन करेंसी मतलब करेंसी क्या है? इंडियन करेंसी तो आपको पता होना चाहिए। इंडियन करेंसी क्या है? हमारी रुपीज है। जैसे यूएसए में डॉलर चलता है, इंडिया में क्या चलता है?
रुपीस चलता है। तो इस रुपये को डिजाइन करने का काम, प्रिंट करने का काम और डिस्ट्रीब्यूट करने का काम, बैंक नोट्स करने का या कॉइन्स को करने का काम कौन करता है? ये आरबीआई करती है। आप ये बात जानते होंगे और इतनी बात तो आपको पता होनी ही चाहिए कि जो नोट छापने का काम करता है वो कौन करती है? हमारे लिए आरबीआई करती है। आगे हम बढ़ते हैं तो एक रेगुलेटरी फंक्शन बनाती है, मतलब एक रेगुलेटरी बॉडी है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया की जो बैंकिंग सिस्टम है उसके ऊपर रेगुलेटर करने का काम कौन करती है? एक रेगुलेटर और सुपरवाइजर का काम कौन करती है? आरबीआई करती है। किसके ऊपर रखती है? तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम के ऊपर, मतलब जितने भी इंडिया में बैंक है उनके ऊपर रेगुलेट करने का काम, मतलब पर्यवेक्षण करना और नियामक करना, मतलब नियंत्रण रखने का काम कौन करती है? आपका आरबीआई करती है। क्या क्या करती है आरबीआई? तो आरबीआई बैंकों को लाइसेंस देती है, उनके कामकाज के लिए दिशा निर्देश देती है, मतलब उनके लिए गाइडलाइंस बनाती है और उनके फंक्शनिंग बताती है कि उनको क्या काम करना है, और मॉनिटर करती है परफॉर्मेंस को, मतलब कि बैंक के काम कैसे कर रही है, और उपभोक्ता सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम भी कौन करती है? आपका बैंक करती है। कंज्यूमर के प्रोटेक्शन को लेकर भी बात कौन करती है? आरबीआई करती है। मतलब आप इतनी बात समझिए, शॉर्ट में अगर देखना हुआ तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो आरबीआई है वो हमारा एक रेगुलेटर है और सुपरवाइजर है। किसका सुपरवाइजर और रेगुलेटर है? तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम का। अब रेगुलेटर का मतलब क्या होता है? जो रूल्स बनाता है, कंट्रोल करता है, और सुपरवाइजर का मतलब क्या होता है? जो देख रेख करता है। ये दोनों काम आरबीआई करता है, मतलब रूल्स बनाने का काम और उसके ऊपर देख रेख करने का काम भी आरबीआई करता है। इसलिए आरबीआई को क्या कहा गया है? रेगुलेटर भी कहा गया है और क्या कहा गया है? सुपरवाइजर भी कहा गया है। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। तो आपको पता है जब किसी भी देश में ट्रांजेक्शन होता है, ट्रेड होता है कोई भी दो देशों के बीच में, मान के चलो इंडिया और अमेरिका के बीच में, यूएसए के और इंडिया के बीच में कोई ट्रेड हो रहा है, तो इनमें करेंसी अलग अलग होती है। जैसे हमारी इंडियन करेंसी रुपीज है, लेकिन जो यूएसए की करेंसी है वो डॉलर है। तो इस समय में प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि फॉरेन एक्सचेंज का मैनेजमेंट करना जरूरी हो जाता है। इसलिए क्या होता है, इसको मैनेज करने का काम भी कौन करता है? आरबीआई करता है। तो आरबीआई क्या करती है? तो भारत की विदेशी मुद्रा का भंडार का प्रबंधन करती है, मतलब ये मैनेज करती है इंडियन एक्सचेंज का जो रिजर्व होता है वो फॉर्मुलेट करती है, पॉलिसीज जो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेट करती है, उन पॉलिसीज को बनाने का काम भी कौन करता है? ये आरबीआई करती है। विदेशी मुद्रा से संबंधित नीतियों को बनाने का काम ये करती है। और जैसे कि ये क्यों करती है? क्योंकि हमारी जो रुपीस है वो वीक नहीं होना चाहिए किसी और कंट्री के हिसाब से, मतलब हमारी प्राइस जो है, पैसे की वैल्यू जो होनी चाहिए वो कम नहीं होनी चाहिए। इसलिए आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर मैनेजमेंट करने का काम करती है। जैसे कि आपको पता होगा आज अगर आप यूएसए का $1 लेते हो तो इंडियन करेंसी के मुकाबले कितना रुपए है? 80 रुपए के बराबर है। मतलब हमारा रुपीस जो है वो वीक है, किसके मुकाबले? डॉलर के मुकाबले में। और जब ये चालू हुए थे ना दोनों, तो दोनों एक एक रुपए पर थे, और यूएसए की इकोनॉमी ऊपर चली गई, आगे बढ़ गई, और हमारे इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ पाई। इसलिए ये 80 रुपए में, मतलब अगर जब मैं 80 रुपए अमेरिका को दूंगा तो बदले में मुझे वो $1 देंगे। तो रुपीस और वीक ना हो, इसलिए इसके ऊपर कंट्रोल रखने के लिए आरबीआई क्या करती है? कुछ ऐसे फॉरेन एक्सचेंज के मैनेजमेंट के पॉलिसीज को बनाने का काम करती है, जिससे कि हमारा रुपीस स्ट्रांग रहे और रुपीस की वैल्यू आगे मार्केट में, मतलब फॉरेन मार्केट्स में क्या होते जाए, फॉरेन एक्सचेंज में बढ़ते जाए। इसलिए ये काम करती है। तो रुपीस को प्रमोट करने का काम ये करती है और उसके डेवलपमेंट के लिए भी काम आरबीआई करती है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंस क्या हुए, आपके फैक्ट्स हुए। उसके साथ साथ हमारे पास और भी है, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन भी देती है। और फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है? तो ये वित्तीय समावेशन करती है, मतलब जहां बैंकिंग बहुत पुअर है, जहां बैंकिंग क्या है? बहुत पुअर है, वहां पे बैंकिंग को पहुंचाने का काम भी करती है। जैसे कि आपको पता है बहुत सारी जगह पे बैंक ही नहीं है या बैंकिंग की बहुत कम सुविधा है, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र या आबादी है। जैसे लिखा ही है, आरबीआई प्ले क्रुशियल रोल इन प्रमोटिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज एंड मेजर एक्सटेंड बैंकिंग सर्विसेज इन अनबैंक्ड, अनबैंक्ड मतलब होता है जहां पे बैंक नहीं है, एंड अंडर बैंक एरियाज एंड पॉपुलेशन, मतलब ऐसी जगह जहां बैंकिंग की बहुत कम सुविधा है या जहां बैंक ही नहीं है, ऐसी जगह बैंकिंग की सुविधाओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे आपने एक नाम सुने होंगे, प्रधानमंत्री जन धन योजना। सभी को नॉर्मली पता होगा, पीएम जेडीवाई के नाम से जाना जाता है और उतना ही फेमस है प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो इसमें क्या किया गया था? जिन लोगों के बैंक अकाउंट नहीं थे उनके लिए बैंक अकाउंट ओपन करने का काम किया गया था। तो ये जो काम किया था, गाइडलाइन जिसने बनाया था प्रधानमंत्री जन धन योजना खोलने का, वो भी किसके अंडर ही हुआ था? आरबीआई के अंडर ही हुआ था। मतलब बैंकिंग को बढ़ाने जो करती है वो कौन करती है? आपकी आरबीआई करती है। उसके साथ साथ जो है वो है आपका रिसर्च एंड डाटा कलेक्शन।
रिसर्च और डाटा कलेक्शन का भी काम कौन करती है? आरबीआई ही करती है। जैसे कि आरबीआई क्या करती है, जितना भी रिसर्च होता है या कलेक्शन ऑफ डाटा होता है इंडियन इकोनॉमी को लेके, बैंकिंग सेक्टर को लेके या फाइनेंशियल मार्केट को लेके, इसको रखने का काम अपने पास रखती है। इंडियन इकोनॉमी में कितनी बड़ी, कितना कम हुआ, इंडियन इकोनॉमी में जीडीपी कितना बढ़ा, जीडीपी कितना कम हुआ, इसका रिकॉर्ड रखेंगे। बैंकिंग सिस्टम कैसे चल रहा है, बैंकिंग सिस्टम की ग्रोथ हो रही है या नहीं, कि बैंकिंग सिस्टम डिक्लाइन हो रहा है, किस बैंक के ऊपर क्या इंफॉर्मेशन है, पूरी बैंकिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन। और जो हमारे फाइनेंशियल मार्केट है, जैसे जो मनी मार्केट हो गया हमारा फाइनेंशियल मार्केट, उसके ऊपर भी कंट्रोल करने का काम कौन करती है? आपकी आरबीआई ही करती है। और इससे रिलेटेड जो डाटा होता है उसको कलेक्ट करने का काम ये करती है। और ये डाटा जो होता है वो कौन कौन यूज करते हैं? तो जो हमारे देश के पॉलिसी मेकर होते हैं, जो हमारे देश के लिए नीतियां बनाती है, उनके काम आ जाता है। रिसर्चर के काम में आ जाता है। और इकोनॉमिस्ट जो होते हैं हमारे देश के, ये उनके भी काम में आ जाता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि आरबीआई से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स ऐसे बताया, और हमने आरबीआई के आपको क्या बताए हैं, फंक्शन बताए हैं कि आरबीआई फंक्शन कैसे होती है। आई होप सो कि आपको आरबीआई के बारे में पूरी डिटेल्स मिल चुकी होंगी और आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा। लेकिन अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हमसे पूछ सकते हो। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हो, जो भी आपका डाउट है उसको हम जरूर सॉल्व करेंगे। तो जब भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी हम उसमें आपके डाउट को एक्सप्लेन कर देंगे, या तो कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चन का क्या दे देंगे, हम आंसर दे देंगे। तो इस वीडियो में हमने आरबीआई के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी पढ़े और उसके कुछ फंक्शन भी पढ़े। एग्जाम के हिसाब से देखा जाए, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको एक करीबन बड़े अच्छे नंबर देके जाएगा, इस बात का एश्योरेंस हम आपको दिलाते हैं। और एक चीज मुझे याद आई जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना चाहिए था, गवर्नर के बारे में। यहाँ एक वर्ड आया था गवर्नर, तो आपको यही बात याद रखनी चाहिए, जो हमारे करंट गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास। क्या नाम है? शक्तिकांत दास। आप ऐसे याद रख सकते हो। जो 25वें नहीं 25वें थे और अभी चल रहा है 26वें गवर्नर का कार्यकाल। तो 26वें गवर्नर के कार्यकाल में जो है वो कौन है? आपके शक्तिकांत दास है, जो हमारे कौन से गवर्नर है? 26वें गवर्नर शक्तिकांत दास। ठीक है, ये देखिए। उसके बाद ये 25वें भी थी और ये 26वें कार्यकाल के रूप में भी काम चालू है। और इसके पहले अगर आपको कोई पूछता है 24वें गवर्नर कौन थे, तो वो थे हमारे उर्जित पटेल। कौन थे? उर्जित पटेल। आप ये भी वर्ड याद रखिए। ठीक है, ये आपके काम में आ सकता है, इसलिए हमने आपके साथ डाटा साझा किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी। तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी फाइनेंशियल लिटरेसी मिल सके और उनको भी पता चल सके कि आरबीआई क्या काम करते हैं और आरबीआई का मतलब क्या होता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। हम मिलेंगे आपसे किसी एक नई वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे किसी और टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।